नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। दोस्तों, नया हफ्ता शुरू होने वाला है और अच्छी खबर ये है कि इस बार मार्केट पूरे 5 दिन बिना किसी छुट्टी के खुलेगा। अगस्त में गणेश चतुर्थी की वजह से छुट्टी थी, लेकिन अब सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत तक कोई ब्रेक नहीं है, यानी पूरा हफ्ता ट्रेडिंग के लिए एक्टिव रहेगा। पिछले हफ्ते बाजार में लगभग 200 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। बीच बीच में उतार चढ़ाव जरूर रहा, लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग और टैक्स कटौती की उम्मीद ने माहौल को थोड़ा पॉजिटिव बना दिया। इसे देखकर साफ है कि बुल्स ने भी दमखम दिखाया हुआ है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाजार शुक्रवार को करीब ½ % गिरकर बंद हुआ। अब सबकी नजर 11 सितंबर पर है, जब अमेरिका का महंगाई का डेटा यानी CPI सामने आएगा। ये आंकड़े फेडरल रिजर्व के रेट फैसले पर सीधा असर डालेंगे, इसलिए निवेशक इसे बहुत करीब से देखेंगे। भारत का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा अगले ही दिन यानी 12 सितंबर को आएगा। घरेलू निवेशकों के लिए ये बेहद अहम होगा, क्योंकि इससे ये तय होगा कि आगे RBI ब्याज दरों पर क्या रोक अपनाएगा। अच्छी बात यह है कि अमेरिकी और भारतीय डेटा एक ही दिन नहीं आ रहे, इसलिए बाजार को दोनों का असर अलग अलग समझने का समय मिलेगा। इसी हफ्ते जापान और ब्रिटेन का GDP डेटा भी आने वाला है। आमतौर पर इनका असर भारतीय बाजार पर सीधा नहीं दिखता, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट में बदलाव जरूर ला सकता है। राजनीतिक मोर्चे पर ट्रंप फिर से सुर्खियों में है। कभी इंडिया पर दबाव बनाने की बात करते हैं, कभी दोस्ती की। उनकी बातों से ज्यादा असर उनके असली कदमों से पड़ेगा। ट्रेडर्स यही मान रहे हैं कि ट्रंप कार्ड अभी भी बाजार के लिए सबसे बड़ा अनिश्चित फैक्टर है। IT सेक्टर पर खास ध्यान देना होगा। पिछले हफ्ते इसमें करीब 1.5% की गिरावट आई। अफवाह थी कि अमेरिकी टैरिफ लग सकते हैं, हालांकि बाद में ये खबर गलत निकली, लेकिन गिरावट से रिकवरी नहीं हुई, जिससे सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। RBI भी फोकस में है। एक्सपोर्टर्स लगातार नुकसान झेल रहे हैं और उन्होंने RBI से राहत मांगी है। उनकी डिमांड है कि रुपए को थोड़ा कमजोर किया जाए ताकि अमेरिकी टैरिफ का असर कम हो सके। इसके अलावा लोन चुकाने की शर्तों में भी आसानी की उम्मीद है। इसी हफ्ते IPO मार्केट भी एक्टिव रहेगा। कई नई कंपनियां पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए आ रही हैं, जिससे निवेशकों का ध्यान बंटेगा। ऑटो सेक्टर की हालत खराब है। GST के नए नियमों से डीलर्स को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पुराने क्लेम फंसे हुए हैं और नए रूल्स पर क्लैरिटी नहीं है। इससे नई गाड़ियों की बिक्री पर भी असर हो सकता है। सेबी भी इस समय बहुत एक्टिव है। खासकर F&O ट्रेडिंग पर सख्ती दिखाई जा रही है, इसलिए ट्रेडर्स को सतर्क रहना होगा। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर, इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। विदेशी निवेशक यानी FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जबकि घरेलू निवेशक यानी DII खरीदारी से मार्केट को संभाल रहे हैं। गोल्ड ने 60,000 रुपए का स्तर पार कर लिया है। कमजोर रुपया और ट्रंप की वजह से बनी अनिश्चितता इसे और ऊपर धकेल सकती है। क्रूड ऑयल भी 60 से 65 डॉलर के दायरे में टिका हुआ है। वहीं बिटकॉइन करीब 25,000 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन देखने से लगता है कि बाजार 25,000 के लेवल के आसपास फंसा हुआ है। बुल्स कोशिश कर रहे हैं इसे ऊपर धकेलने की, लेकिन अभी भी बियर्स का दबदबा ज्यादा है। ऑटो कंपनियों ने GST की दरों में बदलाव का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 6 सितंबर से गाड़ियों के दाम घटाए हैं। वहीं टाटा मोटर्स 22 सितंबर से अपने सभी कार और SUV पर यह कटौती लागू करेगी। Hyundai, रेनॉल्ट इंडिया और BMW जैसी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। अडानी पावर ने भूटान में 570 मेगावाट का बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए वहां की सरकारी कंपनी ड्रक ग्रीन पावर के साथ समझौता किया है। इस खबर के बाद अडानी पावर का शेयर हल्की बढ़त के साथ 610 रुपए पर बंद हुआ। वेदांता ने कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई और इस डील में अडानी ग्रुप को पीछे छोड़ दिया। कंपनी का शेयर इस खबर के बाद 2% से ज्यादा चढ़कर 445 रुपए पर बंद हुआ। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने ऐलान किया है कि कंपनी 5,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCDs जारी करेगी। ये फंड एक या एक से ज्यादा किस्तों में जुटाए जा सकते हैं। स्पाइसजेट को इस बार बड़ा झटका लगा है। कंपनी अप्रैल-जून क्वार्टर में 234 करोड़ का घाटा दिखा रही है, जबकि पिछले साल इसी समय कंपनी मुनाफे में थी। इस दौरान कंपनी की आय भी 1700 करोड़ से गिरकर सिर्फ 1120 करोड़ हो गई। शेयर शुक्रवार को करीब 1.6% गिरकर 34 रुपए पर बंद हुआ। BHEL ने सिंगापुर की हॉरिजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के साथ 10 साल का एक्सक्लूसिव समझौता किया है। इस डील के तहत भारत में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेनें और रोलिंग स्टॉक तैयार किए जाएंगे। इस खबर के बाद शेयर मामूली चढ़कर 212 रुपए पर बंद हुआ।
कीस्टोन रियल्टर्स, जिसे रुस्तम जी भी कहा जाता है, ने कहा है कि वो डिबेंचर के जरिए फंड जुटाने पर 10 सितंबर को बोर्ड मीटिंग करेगा। कंपनी का शेयर थोड़ी गिरावट के साथ 616 रुपए पर बंद हुआ। जाइडस लाइफ साइंसेज के वडोदरा वाले इंजेक्शन बनाने वाले प्लांट का यूएस FDA ने निरीक्षण किया और 4 आपत्तियां जारी की हैं। इस अपडेट के बाद शेयर हल्की गिरावट के साथ 1015 रुपए पर बंद हुआ। और उबिंदो फार्मा को भी यूएस FDA ने तेलंगाना वाले प्लांट के निरीक्षण में 8 आपत्तियां दी हैं। हालांकि कंपनी का शेयर बढ़कर 1048 रुपए पर बंद हुआ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन और मोबिलिटी सोल्यूशन बनाने के लिए पोर्ट अथॉरिटी के साथ करार किया है। इस खबर के बाद शेयर 104 रुपए पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी वित्त वर्ष 2032 तक पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $60 बिलियन का निवेश करेगी। इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी अकेले $21 बिलियन लगाएगी और 2030 तक अपनी क्षमता 50 गीगावाट तक ले जाएगी। वहीं अडानी पावर $22 बिलियन निवेश करके अपनी पावर क्षमता को 2 गुना से ज्यादा करने की योजना बना रही है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन $17 बिलियन लगाएगी और ट्रांसमिशन नेटवर्क को 19,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 30,000 किलोमीटर तक ले जाएगी। दरअसल भारत की कुल पावर क्षमता अगले 7 साल में 1000 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है और इसमें $500 बिलियन से ज्यादा का निवेश अवसर बनेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो अभी भारत की क्षमता 172 गीगावाट है, जो 2032 तक 571 गीगावाट तक पहुंच सकती है। लेकिन थर्मल पावर भी अहम रहेगा, क्योंकि बेस लोड पावर यानी लगातार मिलने वाली बिजली की जरूरत अभी भी कोयले से ही पूरी होती है। अकेला ये सेक्टर $91 बिलियन की निवेश का मौका देगा। अब आते हैं JSW सीमेंट पर। 11 सितंबर को कंपनी के 3.67 करोड़ शेयरों का लॉक इन खत्म हो जाएगा, यानी ये शेयर अब ट्रेडिंग के लिए खुले होंगे। मार्केट प्राइस के हिसाब से इनकी वैल्यू करीब 553 करोड़ रुपए है। JSW सीमेंट ने अगस्त में स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी। 147 रुपए के इशू प्राइस पर आए शेयर 4% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए थे और कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल का टारगेट है कि JSW सीमेंट को देश की टॉप 2 सीमेंट कंपनियों में शामिल किया जाए। फिजिक्स वाला IPO भी चर्चा में है। कंपनी करीब 3,820 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। इसमें 3,100 करोड़ नए शेयरों से आएंगे और 720 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाए जाएंगे। IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल फिजिक्स वाला नए और मौजूदा सेंटर खोलने, किराए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के साथ साथ मार्केटिंग पर भी करेगी। कंपनी के पास अभी 90 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उसका घाटा पिछले साल से घटकर 243 करोड़ पर आ गया है। IRCON इंटरनेशनल ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी 11 सितंबर को रिकॉर्ड डेट मानेगी और 1 अक्टूबर को पेमेंट करेगी। इस बार कंपनी ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। IRCON का डिविडेंड इतिहास मजबूत रहा है। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने कुल ₹2.95 का डिविडेंड दिया है और इसका डिविडेंड यील्ड 1.56% है। GMDC यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। सिर्फ 6 महीने में शेयर प्राइस 2 गुना हो गया और शुक्रवार को स्टॉक 13% चढ़कर ₹515 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे कंपनी का रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस है। ये वही मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाई टेक प्रोडक्ट्स बनाने में जरूरी होते हैं। कंपनी ने मई में इस सेक्टर में 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए लगाने का ऐलान किया था। BSE ने 60 कंपनियों के शेयरों पर नया सर्किट फिल्टर लगाया है। अब इन स्टॉक्स में प्राइस बैंड घटाकर 2%, 5% और 10% कर दिया गया है, ताकि अचानक होने वाली तेज बढ़त या गिरावट को रोका जा सके। ये कदम BSE अपने रेगुलर सर्विलेंस मैकेनिज्म के तहत उठाता है। इसमें रिवाइज्ड प्राइस बैंड लगाना, शेयर को ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डालना, स्पेशल मार्जिन लगाना और ज़रूरत पड़ने पर शेयर या मेंबर को सस्पेंड करना भी शामिल है। रिवाइज्ड प्राइस बैंड का मतलब है कि किसी स्टॉक की कीमत तय सीमा से ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा सकती। इससे निवेशकों को अचानक के उतार चढ़ाव से बचाने की कोशिश की जाती है। स्पेशल मार्जिन तब लगाया जाता है जब किसी शेयर में असामान्य तेजी या वॉल्यूम देखा जाए। ये 25, 50 या 75% तक हो सकता है, ताकि लोग केवल अफवाहों या अटकलों में आकर नुकसान न उठा लें। पब्लिक सेक्टर कंपनियों का हाल देखें तो BSE PSU इंडेक्स पिछले 1 साल में 14% टूटा है, लेकिन कुछ कंपनियों ने बड़े डिविडेंड देकर निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। कैनरा बैंक का शेयर भले ही 1% टूटा हो, लेकिन डिविडेंड की वजह से कुल रिटर्न 3% आया है। यही हाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी है, जिसने मामूली गिरावट के बावजूद पॉजिटिव रिटर्न दिया है। NMDC ने अपने प्रॉफिट का 43% डिविडेंड में दिया और पिछले 5 सालों में करीब 793% का औसत डिविडेंड दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी 47.5% प्रॉफिट डिविडेंड में बांटा।
BSE PSU इंडेक्स की डिविडेंड यील्ड इस साल 2.5% रही है, जो सेंसेक्स की यील्ड 1.3% से लगभग दोगुनी है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पिछले एक साल में 40% की बढ़त दी है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डन लीड शिपबिल्डर्स, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और इंडियन बैंक ने 20 से 28% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने निवेशकों को सबसे ज्यादा निराश किया है। इसके शेयरों में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। रेल विकास निगम, यूको बैंक, REC और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी 42% तक का नुकसान देखने को मिला है। मार्केट में इस समय अनिश्चितता है और इंडेक्स अच्छी खबरों पर भी सकारात्मक रिएक्ट नहीं कर रहे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस करेक्शन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मौके के रूप में देखना चाहिए। ब्रोकरेज हाउसेज ने इस हफ्ते जिन स्टॉक्स पर निवेश की राय दी है, उनमें त्रिवेणी टर्बाइन, फीनिक्स मिल्स, JK सीमेंट्स, SRF, जाइडस वेलनेस और सुज़लॉन एनर्जी शामिल हैं। सुज़लॉन को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने 80 रुपये का टारगेट दिया है, जबकि स्टॉक अभी 57.87 रुपये पर है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी का आउटलुक मजबूत है। सरकार की नीतियों और नए ऑर्डर्स से कंपनी को बड़ा फायदा होगा। पहली तिमाही में इसका नेट प्रॉफिट 324 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल से ज्यादा है। रेवेन्यू भी 55% बढ़कर 3132 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एजिस लॉजिस्टिक्स भी खबरों में रहेगा, क्योंकि कंपनी मुंबई पोर्ट पर 99 करोड़ रुपए की लागत से 61 मिलियन लीटर की नई क्षमता जोड़ रही है। अब कुछ खास स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स की राय। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हाल की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है। ऑटो सेक्टर का रैली फिलहाल थमती दिख रही है और मेटल स्टॉक्स में नया मौका बन सकता है। कजारिया सिरामिक्स और धानी सर्विसेज पर भी हलचल दिख रही है। कजारिया में 1194 का सपोर्ट है और ऊपर 1313 तक जा सकता है। धानी अगर 67 तोड़े तो 74 तक पहुंच सकता है। RBL बैंक का चार्ट मजबूत है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए अभी इंतजार बेहतर है। GMDC में 5 दिन में 25% की तेजी आई है। ऐसे में प्रॉफिट बुक करना समझदारी होगी। मुथूट फाइनेंस भी तेजी में है, लेकिन इसमें वॉल्यूम की कमी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई खरीदारी के लिए ये लेट हो चुका है, लेकिन पुराने इन्वेस्टर्स इसे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय है। 1328 के नीचे खरीदने का मौका बनेगा और लॉन्ग टर्म में 2000 रुपये का टारगेट दिया गया है। अडानी पावर फिलहाल 610 के लेवल पर अटका हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही ग्लोबल इश्यूज साफ होंगे, इसमें तेजी आ सकती है। अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस को लेकर भी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव राय है। इन स्टॉक्स में धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि लंबी अवधि में बड़ा रिटर्न मिल सकता है। बाटा इंडिया पर हाल की GST कट की खबर के बाद अच्छा मूव आया है, लेकिन अभी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है। कुछ दिन कंसोलिडेशन के बाद इसमें फिर से खरीदारी का मौका बनेगा। NTPC ग्रीन को लेकर एक्सपर्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं है और इसे बेचकर रिलायंस या GSW इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में जाने की सलाह दी जा रही है। प्रिंस पाइप्स और कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर भी हलचल जारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स फिलहाल इनमें सावधानी से चलने की राय दे रहे हैं।